बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2025-26 के जो एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं मैट्रिक के उसके लिए इंग्लिश क्लास 9 का जो मॉडल पेपर है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मोस्टली जो आपका ये जो मॉडल पेपर है आज जो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर ये ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके मुतल्लिक है। और पिछले 2-3 साल से तकरीबन बुक से 1, 2, 3 एमसीक्यूज़ बना दिए जाते हैं और बाकी जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो ग्रामर बेस के ऊपर होते हैं। तो नंबर 1 पर वो कह रहे हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब। पहली ही जो आपकी ब्लैंक है उसके अंदर उसने ग्रामर से स्टार्ट लिया हुआ है। कहते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें एक स्लो है, लेट है, माइन है, सिट है। इन चारों में से कहता है कि एडवर्ब कौन सा है। तो अगर एक स्टूडेंट जिसको एडवर्ब की डेफिनेशन आती है वो जानता है कि व्हाट इज़ एन एडवर्ब, तो उसके लिए बहुत आसान है इसमें से अपना आंसर को चूज़ करना। तो हम देखते हैं कि सबसे आखिरी जो ऑप्शन है डी, जिसको हम कह सकते हैं ये सिट लिखा हुआ है, ये एक वर्ब है, एडवर्ब है ही नहीं है। फिर माइन है, ये प्रोनाउन है, तो एक एडजेक्टिव बनता है। और जो लेट है जो बी नंबर के ऊपर मेंशन किया हुआ है ये एक एडवर्ब बन सकता है, टाइम को शो कर रहा है। सो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो है बी, लेट्स। दूसरे नंबर पे नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ है द थीम ऑफ द लेसन द टू बार्गेन्स इज। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टॉलरेंस, डिग्निटी ऑफ लेबर, नेचर, जेनरोसिटी। अगर आपने यूनिट पढ़ा हुआ है तो इसमें आप आंखें बंद करके टिक कर सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब इसमें जेनरोसिटी शो की हुई है, 2 बार गेंस हो रही हैं, इसमें फ्लोर की तकसीम हो रही है लोगों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से, और एक कुएं का जो सौदा है वो होता है। तो ये 2 बार गेंस हैं, जेनरोसिटी शो होती है इसमें। नंबर 3 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर वर्ब। अब अगर आपको रेगुलर वर्ब के देखिए 3 दो दूसरा उसने किताब से टच लिया और तीसरा फिर 4 उसने ग्रामर उठा दी। कहते हैं कि रेगुलर वर्ब जो है इसमें से कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। जो वो वर्ब जो नॉर्मल पैटर्न जिसके अंदर शो होता है, नॉर्मल पैटर्न मीन जो जिसके साथ आप ईडी का इजाफा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ से एक वर्ब है टॉक, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो टॉक्ड बनेगी और थर्ड भी टॉक्ड बनेगी। तो ईडी लगाते हैं आप टॉक के साथ, जिसके साथ आप ईडी का इजाफा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल पैटर्न। और इसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। और जो नॉर्मल पैटर्न अगर कहीं यहाँ पर इरेगुलर वर्ब भी आ सकता है, तो इरेगुलर वर्ब आ गया तो इसका मतलब वो वाले वर्ब्स जो नॉर्मल पैटर्न को नॉर्मल पैटर्न शो नहीं करते, तो उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पुट, तो पुट की सेकंड फॉर्म बनेगी पुट, पुट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों वो होती हैं। सी की सेकंड फॉर्म सॉ और सीन होता है, और एड की थर्ड सेकंड फॉर्म एडिट होगा, और डी जो स्पीक है थर्ड सेकंड फॉर्म स्पोक, उसकी थर्ड स्पोकन होती है। तो हम इसमें देखें तो ईडी का जो इजाफा हुआ है वो हुआ है सी में, एडिट। तो ये नॉर्मल पैटर्न को शो करते हैं, सो ये आपका रेगुलर वर्ब हो गया। नंबर 4 पे कह रहे हैं एज सुन एज ही अपीयर्ड द होल क्राउड रोड विद वन वॉइस, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि जब वो नमूदार हुआ, वो सामने आया, वो ज़ाहिर हुआ, अपीयर्ड हुआ, द होल क्राउड रोड, सारा जो क्राउड है वो क्या हो गया, रोड गूंज उठा विद वन वॉइस, एक ही आवाज़ के साथ, और वो आवाज़ थी पाकिस्तान जिंदाबाद। किसको देखने के बाद ऐसा हुआ? कहते हैं द अबव सेंटेंस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये जो सेंटेंस है ये कौन से लेसन से लिया गया है? आपका के 4 उसने आंसर दिए हुए हैं, आपकी बुक के 4 लेसन्स उठाए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट? नंबर 1 पे कह रहा है कायद अ ग्रेट लीडर, नंबर 2 पे कह रहा है सेफ्टी फर्स्ट, नंबर 3 पे कह रहा है द फैंटास्टिक शूमेकर, एंड ऑप्शन डी में वो कह रहा है जी नसीरुद्दीन। ये 4 उसने 4 लेसन्स दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको सेंटेंस याद होगा कि जब कायद आज़माई थे तो लोगों का एक हुजूम जमा हो गया था और आवाज़ गूंज उठी थी पाकिस्तान जिंदाबाद की। तो इसमें जो नंबर ए है करेक्ट है। अगर आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है तो ये बड़े इजी बनाए हुए हैं और इसी तरह के होंगे। ये तो एक मॉडल पेपर है लेकिन इसी तरह का आपका पेपर आएगा। नंबर 5 में कह रहे हैं चूज़ अ सेंटेंस कंटेनिंग अ ट्रांजिटिव वर्ब। कह रहे हैं कि इसमें से आपने क्या करना है जी, ट्रांजिटिव वर्ब को ढूंढना है, तलाश करना है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? वो वर्ब जिसके अंदर ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपका
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेट्स सी, नीचे ऑप्शंस में देखते हैं। ही स्लीप्स, हमने ट्रांजिटिव वर्ब को देखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ही स्लीप्स ऑल द टाइम, वो सोता है हर वक्त, लेकिन इसके अंदर लफ्ज़ स्लीप्स जो है आपका वर्ब है और इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। सेकंड में कह रहा है वी अराइव्ड वेरी लेट, हम बहुत लेट आ गए, हम बहुत लेट पहुँचे, तो इसके अंदर भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। शी लव्स लाउडली, यहाँ पर भी उसने शी सब्जेक्ट है और लव्स जो है आपको वर्ब है, और लाउडली ये आप इसको कह सकते हैं कि एडवर्ब दिया हुआ है कि वो हंसती है, कैसे हंसती है, लाउडली, तेज़ी से, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है जी। और लास्ट नंबर है आपका, एक ही रह गया, डेफिनेटली यही आपका आंसर होगा, दे हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पर दे के लिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है मी। सो आपका ये आंसर क्लियर है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नंबर 6 पर आ जाएं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन तलाश करनी है, और सही ऑप्शन से मुराद तब आपको समझ आएगी जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे। कह रहा है अजमल इज़, आगे एक ब्लैंक दे रहा है और फिर लिख रहा है जी फेलो देन बहार। तो यहाँ पर लफ्ज़ देन जिसको मैंने अंडर सर्कल किया हुआ है, आप देखेंगे कि जब भी देन आएगा ना तो ये दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए आता है, और आपको इसमें से नीचे उसने कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। इंटरेस्टेड ऑप्शन नंबर 1 में, नंबर 2 में इंटरेस्टिंग, नंबर 3 में मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें एक आसान सा तरीका ये है कि जब भी देन आ जाता है तो ये दो चीज़ों का आपको मैंने बता दिया कंपैरिजन होता है, और हमेशा आप देन जब आता है उसमें आप एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसी लफ्ज़ को आप लें तो अजमल इज़, हम इसको चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अजमल इज़ बेटर देन बहार, तो वो बहार से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है। कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना, कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी तो उससे पहले देन ना होता, यहाँ पर दी होता, THE लिखता, वो लिखता है दी। तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं मोस्ट वाला, ये जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको आप क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर दी आता, लेकिन देन आया हुआ है तो देन जब भी आएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपने कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर मोर लगता है, वो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके सिलेबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग का जो वर्ड है इसके अंदर एक से ज़्यादा सिलेबल बनते हैं, यानी मोनोसिलेबल से ज़्यादा डाई या ट्राई बनते हैं या टेट्रा बनते हैं, जितने भी हैं। तो अगर मोनो से ज़्यादा बनते हैं तो उसमें आप मोर इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है वो लगा सकते हैं। तो मोर और मोस्ट का तो आपको पता चल गया कि अगर देन है तो मोर लगा दिया, अगर दी होता तो हम यहाँ पर मोस्ट लगाते। ठीक हो गया जी। नीचे चलते हैं, नंबर 7 पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि डिक्शनरी के अंदर पहला वर्ड जो है वो कौन सा आएगा इन वर्ड्स में से। तो उसने लिखा हुआ है हायर, और फिर लिखा हुआ है हियर, हाउस, ह्यूमन। तो आपने देखना है कि लेटर में फर्स्ट लेटर जो है चूँकि सबका एच है, तो इससे अगला वाला जो लेटर है वो पहले कौन सा वाला आता है जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें। आई है एच के बाद पहले में, दूसरे में ई है, तीसरे में ओ है, चौथे में यू है। तो डेफिनेटली आई बाद में आएगा और नीचे वाला ई पहले आएगा। तो ये जो डिक्शनरी के अंदर हियर लफ्ज़ है ना, बी वाला, ये जो हियर है ये पहले आएगा, बाकी जो है वो बाद में आएंगे, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यानी इस तरह से आपने डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं उनको देखना है बआसानी। नीचे चलते हैं 8 नंबर पर, और 8 नंबर में द वर्ड एस्टोनिश मीन्स, कह रहे हैं कि द वर्ड एस्टोनिश मीन्स, एस्टोनिश के क्या मानी होते हैं। एस्टोनिश उसने 4 इसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनकरेज, कन्फ्यूज़, ऑफरेट, सरप्राइज़। अगर आपको जो वर्ड दिया उसके मीनिंग आते हैं ना तो आप नीचे आसानी से चूज़ कर सकते हैं कि इसके मीनिंग क्या होंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आते हैं। तो एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज़ कर देना, हैरान करना। पहला उसने दिया हुआ है इनकरेज, कन्फ्यूज़, ऑफरेट। इनकरेज का मतलब
किसी को हौसला देना, कन्फ्यूज़ का मतलब परेशान कर देना, ऑफरेड का मतलब किसी को डराना, तो एस्टोनिश का मतलब हैरान करना होता है। तो डेफिनेटली इसका जो मीनिंग होगा यानी साइनोनिम्स के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो सरप्राइज इस्तेमाल होता है। ठीक है, नंबर 9 पे कह रहे हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दिस सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे ये कौन सा सेंटेंस है। अब सेंटेंस की 4 टाइप्स दी हुई हैं उसने, डेक्लरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब डेक्लरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? डेक्लरेटिव सेंटेंस सबसे पहले वाला जो इसने ऑप्शन लिखी हुई है जिसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है में कोई क्वेश्चन किया जाता है, उस वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और नंबर सी पे जो दिया हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर आप कोई कमांड शो करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स या इमोशंस शो किए होते हैं। अब चारों के चारों मैंने आपको बता दिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसमें से आंसर चूज़ करना। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास का पानी लाओ, सवाल तो है नहीं है, लिहाजा ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, इसके अगर एक्सक्लेमेटरी होता तो इसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर होता। और उसके बाद आप जाएँ तो डेक्लरेटिव सेंटेंस जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, मैंने आपको बताया, तो या स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं जा रही। कोई चीज़ ब्रिंग मी किसी चीज़ का या तो ऑर्डर किया जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो डेफिनेटली ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा यानी सी वाला होगा। बढ़ते हैं आगे जी, तो नंबर 10 पे कह रहा है द वर्ड इम्प्लीकेशन हैज़ सिलेबल्स। इसमें ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4। 1 यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल, 3 को ट्राइसिलेबल, 4 को टेट्रासिलेबल। तो इसने 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो अगर इसके अंदर एक ही सिलेबल बनता है तो आपने 1 लिखना है, 2 बनते हैं तो 2 लिखना है, इससे 3 एंड 4। तो इम्प्लीकेशन जो वर्ड है इसके 4 सिलेबल्स बनते हैं, इम्प्लीकेशंस। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा नहीं सकता, तो इम्प्लीकेशन के अंदर इम्प्लीकेशन 4 सिलेबल बनते हैं। ठीक है, तो 4 सिलेबल्स इसके हो गए, नंबर डी वाला ऑप्शन ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्टली कैपिटलाइज्ड, यानी कौन सा, देखिए सारी ग्रामर दी हुई है तकरीबन उसने, कहते हैं इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसको ठीक तरीके से कैपिटलाइज किया गया है, यानी उसके जो स्पेलिंग्स हैं जिसमें कैपिटलाइजेशन सही हुई है, किसी को स्मॉल या कैपिटल जो लेटर्स हैं उनको ठीक तरीके से लिखा हुआ है। तो नंबर ए में लिख रहा है आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ पेशावर। नंबर बी में लिख रहा है ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमजद, द रोड ऑफ आवर विलेज इज़ डस्टी, एंड डी में वी विजिटेड लाहौर लास्ट मंथ। आप देखेंगे डी को अगर आप ले लें, वी विजिटेड लाहौर लास्ट मंथ, तो लाहौर एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो इसने एल लिखा हुआ है वो स्मॉल करके लिखा हुआ है, लिहाजा ये कैपिटलाइजेशन ठीक नहीं, ये एल को कैपिटल होना चाहिए था। नंबर सी में लिख रहा है द रोड ऑफ आवर विलेज इज़ डस्टी, गलत कैपिटलाइजेशन की हुई है, रोड में उसने जो आर को कैपिटल किया हुआ है, रोड एक कॉमन नाउन है, तो इसमें ये जो आर है वो कैपिटल नहीं होगा, इस तरह विलेज का जो वी है वो भी कैपिटल नहीं होगा, लिहाजा ये भी गलत है। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमजद बी में, तो यहाँ पर उसने गलती ये की हुई है कि जो अमजद का ए है वो कैपिटल नहीं लिखा हुआ। तो ए जो है आई बिलोंग टू द सिटी ऑफ पेशावर, यहाँ पर पेशावर कैपिटल प्रॉपर नाउन है, तो इसने इसके पी को कैपिटल किया हुआ है, स्टार्ट के अंदर जो पहला लफ्ज़ है उसको भी कैपिटल लिखा हुआ है आई को, लिहाजा जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए। नंबर 12 में कह रहा है चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, और सेंटेंस है ही इज़ पुटिंग मैंगोज ऑन द टेबल, वो मैंगोज आम टेबल पर रख रहा है, ही इज़ पुटिंग मैंगोज ऑन द टेबल ए में दे रहे द टेबल इज़ बीइंग पुट ऑन द मैंगोज बाय हिम, यानी ही इज़ पुटिंग मैंगोज ऑन द टेबल। अगर आपको पैसिव वॉइस की थोड़ी सी जान पहचान, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले को आपने क्या करना है, जब भी इंग फॉर्म आ जाती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर उसका आपको करना पैसिव बनाना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं करना होता है, एंड देन आपने उसको सी टेंस के अंदर लिखना होता है, बीइंग ऐड करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो उसने 4 आंसर दिए हुए हैं। नंबर ए में कह रहा है द टेबल इज़ बीइंग पुट ऑन द मैंगोज बाय हिम, नंबर बी में मैंगोज आर बीइंग पुट ऑन द टेबल बाय हिम, नंबर सी में द टेबल ऑन द मैंगोज इज़ पुट ऑन बाय हिम,
और नंबर डी में मैंगोज आर पुट ऑन द टेबल बाय हिम। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड और फोर्थ जो हैं इसको तो आप बिल्कुल भी निकाल दें, इसमें बीइंग का उसने ऐड नहीं किया हुआ, तो बीइंग लाजमी लगता है जब भी कॉन्टिन्यूस का कोई सेंटेंस होता है, इसको जब आप पैसिव बनाते हैं। तो नंबर ए और बी इसको आप चेक कर लें। द टेबल इज़ बीइंग पुट ऑन द मैंगोज बाय हिम, उसने थोड़ी सी इसकी जो तरतीब है उसको गड़बड़ किया हुआ है। तो नंबर बी की जो तरतीब है वो ठीक है, मैंगोज़ हैं तो मैंगोज़, उसके बाद उसने लिखा हुआ है द मैंगोज़, चूँकि प्लूरल बन गया तो उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब लगाया, इसको हटा के। तो डेफिनेटली जब आप पैसिव वॉइस के अंदर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना होता है। ठीक है, तो मैंगोज़ प्लूरल था तो आपने इसको आर लिखा। ठीक है जी, मैंगोज़ आर बीइंग पुट ऑन द टेबल बाय हिम, ये वाला जो आंसर है इसमें ठीक है, बी वाला। 13 में कह रहा है चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, सही पंक्चुएशन मार्क आपने ढूंढना है। 4 उसने दिए हुए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, पहला जो उसने दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो बी नंबर पे दिया हुआ है इसको फुल स्टॉप कहते हैं, जो सी नंबर पे दिया है इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, और जो डी नंबर पे दिया है इसको आप डैश कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ज़ाहिर है क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं है कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस तो है नहीं कि फुल स्टॉप लगाएंगे, और जो स्टेटमेंट भी नहीं है कि आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये क्या है जी, आपकी एक फीलिंग्स इमोशंस होते हैं। वर्ड ब्यूट, जब कोई चीज़ को देखते हैं तो आपके इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पर। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, क्या ज़बरदस्त किस्म का सीन है। तो यहाँ इमोशन शो हो रहे हैं, जहाँ इमोशंस शो होते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं जी, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो ए वाला क्लियर है इसमें आंसर। नंबर 14 में कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रेटफुल इज, इसमें 4 आंसर दिए हुए हैं, रिस्पेक्टफुल, पिटीफुल, थैंकफुल, ऑफुल। तो डेफिनेटली यहाँ पर बग़ैर की सोचे समझे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ऊपर सबसे पहला तो जो है वो रिस्पेक्टफुल, आपकी इज़्ज़त के बारे में बात हो रही है, इस काबिल एहतराम, और पिटीफुल, थैंकफुल, ऑफुल, ऑफुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो बआसानी आप ढूंढ सकते हैं कि थैंकफुल है। और नंबर 15, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच मतलब जिसको हम सिमिलीज, मेटाफोर, एलिट्रेशन और पर्सनिफिकेशन, ये जो होते हैं इनकी बात हो रही है। अगर आप जानते हैं इनके बारे में कि सिमिली क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विद द यूज़ ऑफ एज एंड लाइक इज़ कॉल्ड सिमिली। इसी तरह तो मेटाफोर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। और एलिट्रेशन होती है रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर सेम साउंड बार बार आ रही हो तो उसको आप कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, इस तरह पर्सनिफिकेशन ह्यूमन क्वालिटी होती है जो किसी भी दूसरी चीज़ को दी जाती है। इन चारों के अंदर से आपने आंसर ढूंढना है। कह रहे एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स द डैफोडिल्स, पोएम है आपकी, उसमें से ये उठाया हुआ है, एंड dances विद द डैफोडिल्स, मेरा दिल, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स, हर्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट, हर्ट पढ़ेंगे तो HURT हो जाएगा, जिसके मीनिंग बनते हैं ज़ख्मी करना। तो इसका जो साउंड है वो हार्ट है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स, मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और ये आबी नरगिस के साथ, डैफोडिल्स के साथ नाचना शुरू हो जाता है, नाचने लगता है। तो क्या चीज़ शो की हुई है, सिमिली। नंबर 2 पे एलिट्रेशन एंड सिमिली, मेटाफर एंड सिमिली, एलिट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन। सिमिली तो इसके अंदर कहीं पे भी नहीं आई हुई, इसको तो आप निकाल दें बाहर। एलिट्रेशन एंड सिमिली, एलिट्रेशन इसमें बिल्कुल यूज़ किया हुआ है बार बार, डांसेस विद द डैफोडिल्स, डी जो है वो आ रहा है ये वाला साउंड, लेकिन अगेन इसके साथ सिमिली है तो सिमिली इसमें यूज़ नहीं की हुई। और नंबर 3 में कह रहे हैं मेटाफर एंड सिमिली, डेफिनेटली फिर सिमिली आया हुआ तो ये तो आंसर इसका बन ही नहीं सकता। और नंबर डी में है एलिट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन। यस, एलिट्रेशन मैंने आपको पहले कहा था इसके अंदर यूज़ की हुई है, एंड पर्सनिफिकेशन यूज़ किया हुआ है। पर्सनिफिकेशन कैसे यूज़ किया हुआ है, इंसानी क्वालिटी मैंने आपको बताया, पर्सनिफिकेशन इंसानी क्वालिटी किसी दूसरी चीज़ को दे देना। तो यहाँ पर उसने लास्ट में देखें लिखा कि मेरा जो दिल है, मेरा हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, नाच रहा है, किसके साथ, विद द डैफोडिल्स। यहाँ इंसानी क्वालिटी दी हुई है उसके
दिल की बात हो रही है, उसके दिल को कि वो नाच रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो लास्ट वाला बनता है वो डी है, एलुट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन। ये एक आपके लिए मॉडल पेपर था क्लास 9 KPK की इंग्लिश का। तो इस चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो एक ही वीडियो के अंदर सारा पेपर नहीं दिया जाता। तो ये जो आप ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको क्लियर करें, इसके साथ साथ मज़ीद आप अपनी ग्रामर को टच करें। दिस इज़ जस्ट अ मॉडल पेपर फॉर यू। और इसके ऊपर सारा डिपेंड नहीं करना कि यही वाली मैंने ग्रामर देखनी है। आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच टच किए हुए हैं, कुछ एक्टिव पैसिव का मतलब ये है कि सारे एक्टिव पैसिव को आपने टच करना है। एंड आपने अपने जो बुक है उसको भी, उसके साथ भी टच में रहना है। और पंक्चुएशन इस तरह सारे आपको आने चाहिए। 3-4 इधर आए थे तो मज़ीद भी तो आ सकते हैं। इस तरह टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात हुई तो उनको भी देखना है। कैपिटलाइजेशन क्या होती है, ये सारी की सारी जो ग्रामर है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए एक मॉडल पेपर था जो मैंने आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो लेके आएंगे आपके लिए मज़ीद जो इसका जो पार्ट बी है, सेक्शन बी एंड सी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक आपने क्या करना है कि ये जो काम करवाया है इसके ऊपर आपने वर्क करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।